हेलो दोस्तों। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम एन अचीवर पर। आप लोग से पहले ही हमने वादा किया हुआ था कि हम प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि मुख्य वजह यह है कि आप चाह जाएंगे कि प्री और मेंस की तैयारी अलग से होती है। ऐसी एक सिर्फ धारणाएँ बनी हुई हैं। अगर आप लोग क्या करिएगा, प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी कीजिएगा, वैसे लंबे समय लग सकते हैं, उससे ज़्यादा समय लग सकते हैं। लेकिन प्री और मेंस हमने भी बताया हुआ था कि प्री क्या है, एक ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है। मतलब जितना ज़्यादा पढ़िएगा, जितना ज़्यादा स्टडी, मतलब कि एक क्या होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, उसे याद करने का प्रयास उतना न किया जाए, बस समझने का प्रयास किया जाए और उसे पढ़ते जाना चाहिए। जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो सब कॉन्शियस माइंडों में हमारी जगह बैठ जाती है। जब उससे जुड़े प्रश्न आते हैं, हम उसके आधार पर प्रश्नों को हम लोग सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। उसी आधार पर हमने सोचा कि अगर हम सोच रहे थे, मतलब लोगों से बातें कर रहे थे कि क्या प्री और मेंस से कुछ भिन्नताएं हैं, क्या उनसे जुड़े कुछ ऐसी हैं व्याख्याएं की जा सकती हैं। तो हमने देखा कि प्री और मेंस में कोई लंबी अंतर नहीं है, कोई लंबी दूरी नहीं है। अगर हम लोग साथ नहीं लेकर चलेंगे तो क्या होता है कि प्री और मेंस के जब प्री निकलने के बाद मेंस के एग्ज़ाम देने के बीच में सब कोई लंबा समय नहीं होता है। एक बड़ा समय नहीं, बहुत लंबे समय होने के नहीं कारण क्या होता है कि अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, प्री के साथ साथ एक मेंस का भी पेपर लेकर साथ चलना चाहिए। इसीलिए हमने एक पेपर आप लोगों के लिए, जैसे कि वो पेपर 1, 2, 3, 4 है, तो उसी तरह से हमने पेपर 4 लेकर आया इथिक्स आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ते होंगे, जानते होंगे, ठीक है, इथिक्स क्या होता है। तो उसी तरह से इथिक्स में आप लोग सुने होंगे कि इथिक्स जो है, इथिक्स सिर्फ एक सिलेबस का नाम है। तो क्या इथिक्स सिर्फ इथिक्स ही है? उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इथिक्स कहाँ से आया? तो उसी तरह से हम जानेंगे इथिक्स में क्या चीज़ पढ़ेंगे हम पेपर 4 में और कैसे पढ़ेंगे। वो चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग देख ले कि आइए कुछ चीज़ें देखते हैं। हम लोग कुछ अवधारणाएं, मूलभूत चीज़ें देखते हैं, मौलिक चीज़ें देखते हैं। क्या है कि हम लोग कहते हैं कि इथिक्स जो है वो दर्शन का भाग है। इथिक्स क्या है? दर्शन का भाग है। इथिक्स क्या है? दर्शन का भाग है। तो दर्शन का जो भाग है, तो पहले जैसे कि हम लोग कहते हैं दर्शन, ठीक है, आप लोग जानते होंगे दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी। तो दर्शन होता क्या है? अगर हम लोग बात करें इथिक्स को हम हिंदी में नीति शास्त्र कहते हैं, आप लोग पता ही होगा, नीति शास्त्र। तो दर्शन होता क्या है? ठीक, दर्शन होता क्या है? आखिर दर्शनों का विकास, इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा देखें तो बहुत शिक्षा, जैसे कि हम लोग जैसे विकास की क्रिया होती है, तो इसके विकास जैसे कहते हैं दर्शन, ऑल साइंस, ऑल सब्जेक्ट ऑफ मदर, मतलब कि हर सब्जेक्ट की जननी है। फिलोसफी क्या है? हर सब्जेक्ट की जननी है। तो इस जननी के पीछे क्यों कहने कारण है? हर सब्जेक्ट के जननी कहने के कारण क्या है पीछे? ठोस कारण क्या है? उन सभी ठोस कारण के पीछे हम बात करेंगे। तो पहली बात है कि फिलोसफी को पहले हम देखते हैं। फिलोसफी में 6 भागों को पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक आता है तत्व मीमांसा, जिसे हम लोग नामों पर मत जाइएगा। जब हम नाम आप लोग देखिएगा, नाम बहुत अटपटा रखा गया है। जब हम इसमें चीज़ें से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी पड़ेगी, जब आसान चीज़ें बहुत समझने में आसानी पड़ेगी, हम लोग देखते जाइएगा। हम इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, ठीक। अब होता है कि इसे तत्व मीमांसा के बाद आता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा इससे हम लोग इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, इपिस्टेमोलॉजी। ठीक, एक हुआ तत्व मीमांसा, एक हुआ ज्ञान मीमांसा, एक होता है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र।
जिसे हम लोग इंग्लिश में इथिक्स कहते हैं। एक होता है तर्कशास्त्र, जिसे हम लोग हिंदी में लॉजिक कहते हैं, इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं, हिंदी में तर्कशास्त्र। एक होता है सौंदर्य शास्त्र, और उसके बाद छठा होता है राजनीतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र। अभी हम लोग इथिक्स की तरफ गए नहीं हैं, अभी हम लोग इथिक्स की तरफ जाने की प्रक्रिया में है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो इथिक्स है, इथिक्स हम लोग दर्शन जो है, दर्शन के अंतर्गत 6 भाग आते हैं। एक को कहते हैं तत्व मीमांसा, एक को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एक को कहते हैं नीति शास्त्र, एक को कहते हैं तर्क शास्त्र, एक है सौंदर्य शास्त्र, और लास्ट पॉइंट है नैतिक शास्त्र, ठीक। अब आता है कि हम लोग जब क्या होता है, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को जब एक साथ जोड़ते हैं, हम इसे कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, ठीक है। मूल्य मीमांसा, जो कि इसे इंग्लिश में एक्सिमोलॉजी कहते हैं। जब हम लोग नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हम उसे मूल्य मीमांसा कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो दर्शन है, आखिर दर्शन होता क्या चीज़ है। आखिर दर्शन जो है, फिलोसफी जो है, फिलोसफी के पीछे अगर हम लोग बात करें, इसके विकास के ऐतिहासिक कारण क्या थे, तब जाके हम लोग इथिक्स की तरफ बढ़ेंगे। आखिर जो इथिक्स के अंतर्गत जितने भी हम लोग नियम पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, नैतिकता पढ़ते हैं, उसके पीछे लाने कारण क्या थे। अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ के पीछे एक विकास करने की प्रक्रिया होती है, वो चाहे कानून हो, चाहे धर्म की कोई धर्म की व्याख्या चीज़ें हों, कोई भी चीज़ पढ़ें हम लोग, चाहे अपने कोई भी, जैसे कि हम लोग भी आज अपने इतिहास को पढ़ें, अपने अतीत को पढ़ें, वो भी क्या है, आज जो हमारा वर्तमान है, इसके पीछे बहुत बड़ा अतीत है, बहुत बड़ा विकास करने की प्रक्रिया है, इवोल्यूशन का दौर है। तो इन सब चीज़ों के भी पीछे देखेंगे कि आखिर जितने भी हम सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें, तो क्या है कि क्यों कहा जाता है कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो सभी विषयों का जननी है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। जब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो हमारा जो मानव के जीवन है, जो मानव की जीवन पद्धति है, उसके पीछे सोचने की प्रक्रिया जो है, उसके पीछे जब वो सोचने लगते हैं, जो तार्किक विचार करने लगते हैं, तो उनके विकास की यात्रा कहाँ से होती है, तार्किक सोचने की क्षमता कहाँ से विकसित होती है, और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या क्या थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। पहले हम जानते हैं दर्शन। आखिर दर्शन, इसको हम इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, जिसे हम लोग कहते हैं मूल्य मीमांसा। ठीक, अब हम लोग कहते हैं दर्शन। दर्शन दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, मतलब कि क्या है, संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसे हम दृश्य कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, ठीक, दृश्य धातु से। अब क्या होता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन। इसका मतलब हो गया जिसके द्वारा यथार्थ की अनुभूति की गई हो, वही दर्शन है। जिसके द्वारा यथार्थ अनुभूति जिसके द्वारा यथार्थ की अनुभूति हो, वही दर्शन है। वही दर्शन है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा, दृश्यते यथार्थ तत्व मैंने, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो। यथार्थ मीन्स होता है उचित,
उचित, सत्य, जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। आखिर हम लोग जानते हैं, आप लोगों के मनों में कई विचार आया होगा कि आखिर ब्रह्मांड किसने बनाया। ठीक, ब्रह्मांड जो बनाया उसे किसने बनाया। आखिर जो हमारे अंदर अनुभूति होती है, जो हमारा जो शरीर है, तो वो शरीर जो है, जो हमको अपने आप होने के एहसास दिलाती है। तो क्या वैसा क्या चीज़ है जो ऐसा वैसा क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में वैसा क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में ये अनुभूति कराती है कि वो हम हैं। तो लोग पहले कहते थे आत्मा है, आत्मा है। तो जब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर में भी एक ऐसी कंप्यूटर भी चीज़ है कि जो उचित हमसे फास्ट कैलकुलेशन कर लेती है। तो वो तो कोई इसका अंदर कोई आत्मा नहीं है, उसे तो मानव द्वारा बनाया गया है। तो उसी तरह से हम देखेंगे जैसे कि भारत में 9 दर्शन है, भारत में 9 दर्शन है, और 9 दर्शन के विचार क्या क्या थे। जैसे कि सबसे भिन्न दर्शन एक चरवाक के रूप में देखेंगे चरवाक को। तो उन सभी चीज़ों को जोड़कर देखेंगे, जो कि भौतिक, मतलब वो भौतिक शरीर है। सभी 8 दर्शन ने क्या कहा, संसार क्या सुखमयी दुखमयी है। 8 दर्शन ने क्या कहा, संसार दुखमयी है। लेकिन एक ही दर्शन है जो चरवाक दर्शन, भारतीय दर्शन में, जो कि उसने कहा है संसार क्या है, सुखमयी है। अब उसी आधार पर हम पर समझते दर्शन को उसी आधार पर दृश्यते यथार्थ तत्व माने, मतलब कि जिसके द्वारा यथार्थ, मतलब कि जैसा होना चाहिए अनुभूति हो, वही दर्शन है। आखिर हम ये सोचते हैं कि दुनिया किसने बनाई। जैसे आप लोग सोचते हैं कि एक गाना सुने होंगे आप लोग कि दुनिया बनाने वाले ने तेरे मन में क्या समाई कि दुनिया बनाई। लेकिन उसने तो गाना लिख दिया गया, लेकिन अभी तक से पता नहीं है कि दुनिया किसके द्वारा बनाया गया। जहाँ से सब, अगर फिजिक्स पूछता है, फिजिक्स में एक बात आती है कि अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन, जब चाहे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन क्या है, न्यूटन शुरुआती में एक फिलोसफर ही था, एक दार्शनिक के रूप में ही देख सकते हैं। और बाद में वो भौतिक शास्त्री बनना। ठीक है, कैसे कि आखिर जब पेड़ से एक सेब गिरता है तो उसके मन में आता है कि आखिर सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा। आखिर क्यों, जहाँ पर क्यों की बात आती है वहाँ पर दर्शन की बात आती है। आखिर क्यों नीचे गिरा, तब जब उसके पीछे अन्य प्रकार के रूल नियम लागू बनाकर, सिद्धांत बनाकर उसे दिया जाता है, तब जब वो भौतिक शास्त्र में आते हैं। जैसे कि मेटाफिजिक्स से जुड़े चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब वही चीज़ है, आगे हम समझेंगे भी और कुछ। अब जैसे कि दृश्यता, हम लोग क्या, दृश्य में होता है कि देखने की प्रक्रिया। ठीक है, देखने की क्रिया, दृश्य में होता है देखने की क्रिया। हमने क्या कहा कि दृश्य में होता है देखने की क्रिया, अर्थात हम कहने की तात्पर्य हुआ जो देखने की क्रिया है वो आप क्या कर सकें, सही देख सकें, सत्य देख सकें, उचित देख सकें, जैसा होना चाहिए संसार, जैसी होनी चाहिए दुनिया, वैसी आप अनुभूति कर सकें। वो सभी चीज़ क्या है, दर्शन है। ठीक है, अब दर्शन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉसफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉसफी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। हम जिस एक को कहते हैं फिलोस, एक को कहते हैं सोफिया। फिलोस और सोफिया, हम जिसे फिलोस का मीन्स होता है प्यार या प्रेम भी कह सकते हैं आप, और सोफिया का मतलब होता है बुद्धिमता। मतलब कि अर्थात कहने की बात यह है, बुद्धिमता से प्रेम, बुद्धिमता से मतलब कि कहने की बात यहाँ पर यह हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बुद्धिमता से प्रेम कर सकते हैं। यही चीज़ है लव फॉर विजडम, ज्ञान से प्रेम। ठीक है, तो फिलोसफी का मतलब ये हुआ कि फिलोस मीन्स होता है प्यार या प्रेम। हम उसे सोफिया का मतलब होता है बुद्धिमता,
जो कि हम इसे फिलोसफी, हम उसे फिलोसफर हम उसे कहते हैं जिसे क्या हो, बुद्धिमत्ता से प्रेम हो, विजडम से प्रेम हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दर्शन का अर्थ। अब हम लोग आगे चलें तो आप आगे चलते हैं, ठीक है, कि फिलोसफी होता क्या है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं आप लोग, पहले लिख लीजिए इसे, फिर हम इसे मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो फिलोसफी है, जो कोई सब्जेक्ट है, इसके पीछे विकास के ऐतिहासिक कुछ क्रम देख लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे एथिक्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा डायलेमा हम अपने विकसित को खुद अपने आप को विकास कर लेंगे आगे की ओर, थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि हमने क्या कहा कि एक आप लोग सुने होंगे कि दृश्य में होता है देखने की प्रक्रिया, मतलब कि देखने की प्रक्रिया मतलब ज्ञान चक्षु, दृश्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, दृश्य चक्षु, मतलब कि जो ज्ञान चक्षु जो है वो शब्द जो है मतलब होता है, चक्षु का मतलब होता है आँख। आँख मतलब कि आप जब देखते हैं कि क्या होता है कि जो चीज़ एक होता है कि जब हम लोग शिक्षित नहीं होते हैं, जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि हम उतनी चीज़ तार्किक रूप से किसी चीज़ पर सोच नहीं सकते। आप लोग सुने होंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि बौद्ध जो कि गौतम बुद्ध द्वारा तपस्या की गई, जो कि आप लोग पता होगा जैन तीर्थंकर में नाम एक सबसे अधिक नामों वाले में महावीर जैन थे। उन्होंने एक तपस्या की, उन लोगों की ज्ञान की प्राप्ति हो। आप लोगों को लगेगा कि एक क्या है, एक मिथक है, एक क्या सुनी सुनाई बात, ये सब क्या है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप क्या होते हैं, जब पढ़ते लिखते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि आँखें वही है, आँखें वही है, अब दिखता कुछ और है। आँखें वही है, अब दिखता कुछ और है। कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारे जो ज्ञान चक्षु है, जो हमारी चक्षु में से होता है आँख, ठीक है, तो जो हमारे ज्ञान से क्या होता है, जो हमारी ज्ञान की जो इच्छा, जो ज्ञान है, जो हमारे ज्ञान की क्या उस क्षेत्र में थोड़ा विस्तार हुआ, तो हम लोग जो देखने की प्रक्रिया है, वो देखने की भी प्रक्रिया में विस्तार होगा। भले ही जैसे कि हो सकता है कि जो हम देखते हैं वो हम नहीं देखते, वो हमारे समाजों द्वारा दिया गया एक क्या सिर्फ आँख मेरी है, लेकिन देखा किसके द्वारा जा रहा है, समाजों द्वारा, हमारे कल्चर द्वारा। अगर हम बात करें, हर कल्चर की देखने की क्रिया अलग अलग है। अगर हम बात करें किसी अन्य देशों के लोग और 10 देशों की महिला अगर जींस पहनती है, स्कर्ट पहनती है, तो क्या सौंदर्य, उसकी सुंदरता निखरती है, उसे लोग सुंदर कहते हैं। अन्य चीज़ हम कहें उसे एक, तो उसी तरह से हमारे देश जैसे कि भारत में अगर कोई नारी साड़ी पहनती है तो उसे सुंदरता का भाव देखते हैं। वो क्या है कि हम लोग वो चीज़ ऐसे हमारे कल्चर में समाहित हुई है, और कल्चर ने हमारी ऐसे देखने की प्रक्रिया को दिखा दिया है, ऐसे बना दिया है जिससे कि हमें लगता है कि वो चीज़ हम ही अपने आप को ढाल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ कल्चर बनाई हुई है, जिसके तरफ कल्चर क्या होता है, ये अपनी आँख है, लेकिन हम देखते वही हैं जो दिखाया जाता है, हम वो चीज़ नहीं देखते जो चीज़ देखना चाहते हैं। तो क्या होता है कि इसके पीछे भी हम कई अच्छे से डिस्कस करेंगे सब चीज़ें क्यों होता है, कारण बहुत सारे ये सब डायलेमा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करना। जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमारा डायलेमा थोड़ा हमारे देखने की क्रिया में विस्तार हो जाती है। जैसे कि हम लोग कोई कहता है कि कोई इंसान अच्छा है, कोई कहता है कोई इंसान बुरा है, तो कोई इंसान अच्छा नहीं होता पूर्ण रूप से, कोई इंसान पूर्ण से बुरा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जिस तरीके आप थोड़ा आप देखने की प्रक्रिया से देखें, हर इंसान में क्या होता है, अच्छे और बुरे की जो सीमित है भरपाई होती है, हर चीज़ के गुण उसमें भ्रमित होते हैं। क्या कारण है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो यही चीज़ कहा जाता है कि अपने विस्तार, अपने देखने की क्रिया में विस्तार हो जाती है, इसी को कहते हैं ज्ञान चक्षु। अब हम लोग आगे चलें तो आगे चलते हैं दर्शन के ऐतिहासिक विकास क्रम की ओर। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं।
क्या होता है कि आप लोग अगर इतिहास को देखें, इतिहास नहीं दर्शन के इतिहास को, ठीक है, आप कुछ हम लोग इतिहास ये भी देखेंगे कि इतिहास के मानव के विकास क्रम के बारे में देखेंगे, ठीक। इतिहास आप लोग को पता होगा कि जो ब्रह्मांड है वो 1380 करोड़ साल पहले के ब्रह्मांड है, ठीक है। उत्पत्ति हुई, ठीक। अब उसके साथ ही जो पृथ्वी पहला जीव आया, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई 450 करोड़ साल पहले, पृथ्वी की उत्पत्ति 400। अब सोचिए पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 450। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 450 करोड़ साल पहले क्या होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही क्या होता है कि पहला जीव जो है 370 करोड़ साल पहले, 370 करोड़ साल पहले क्या होता है, जीवन का अस्तित्व आती है, लाइफ का अस्तित्व आता है, ठीक। मतलब कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, लेकिन आज 370 करोड़ साल पहले क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। और जो कि अभी तक से जो हमारे टोटल स्पीसीज हैं, जो पृथ्वी पर टोटल स्पीसीज की संख्या जो है, स्पीसीज की संख्या जो है वो 1 ट्रिलियन है। कितनी है, 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन है। और अभी तक से वैज्ञानिकों द्वारा, अन्य शास्त्रियों, अन्य लोगों द्वारा जो कि जीवों की जो नामकरण है 18 से 19 लाख अभी तक से जीवों का नामकरण किया गया है। कितने, 18 से 19 लाख से जीवों का अभी तक से नामकरण किया जा चुका है। लेकिन अगर हम वही बात करें 1.2 करोड़ साल पहले, 1.2 करोड़ साल पहले क्या होती है कि एक जीव की उत्पत्ति होती, जो कि हम लोग अपने पूर्वज के रूप में जानते हैं। वो पूर्वज क्या था, उनका नाम हम उनको प्राइमेट्स के रूप में जानते हैं, प्राइमेट्स के रूप में जानते हैं, जो कि एक घटना जो है 370 करोड़ साल पहले की है, ठीक है, करोड़ साल पहले। अब सोच लीजिए कि कहा जाता है कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, 300 करोड़ साल पहले हमारा क्या है, जीवन, पृथ्वी पहला जीव आया, पहला जीव, हम ये नहीं कि हम ही थे, पहला जीव, पहला ऑर्गेनिज्म आया। और क्या होता, अभी तक से पृथ्वी पर टोटल स्पीसीज जो है, टोटल प्रजाति जो है, जीवों की संख्या जो है 1 ट्रिलियन है। अभी तक से 18 से 19 लाख लोगों का ही नाम, जीवों का ही नामकरण हुआ, प्रजातियों का नामकरण हुआ है। अब सोच लीजिए कि 1.2 करोड़। अब सोचिए कि अगर यहीं पर इसी तरह सवाल उठता है, यहीं पर एक फिलोसफी, हम फिलोसफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ी हम इथिक्स की ओर जानने की ओर विकास क्रम देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ इथिक्स जो है फिलोसफी से कहाँ निकलती है, उन सभी जो वहाँ पर देखेंगे, हम फिर इथिक्स की ओर लौट जाएंगे। फिलोसफी जब एक समय आएगा जब हम लोग फिलोसफी पर भी बात करेंगे। कभी क्या होता है कि जब एक क्या बात करते हैं हम, हाँ, कि जब क्या होता है कि एक क्या होता, इसी सवाल उठता है फिलोसफी के दर्शनों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि दुनिया किसने बनाई, दुनिया ईश्वर ने बनाया कि दुनिया अपने विकास क्रम की प्रक्रिया के अनुसार बना, या दुनिया जो एक भौतिक, जो कि एक मूलभूत अवधारणा, जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो सिद्धांत है वो ईश्वर द्वारा रचित कर दिया, धीरे धीरे विकास क्रम की प्रक्रिया में चलती रह गई। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, वो दर्शन की बातें हैं। और साथ ही जब क्या होता है, प्राइमेट्स जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक को कहते हैं एप्स, जिसमें चिंपांजी और जैसे कि आते हैं गोरिल्ला, इन सभी चीज़ों को रखते हैं एक भाग में। और दूसरे भाग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, चाहे हम लोग निएंडरथल,
ये किसके पूर्वज थे? ये सब प्राइमेट्स के पूर्वज थे। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है कि सबसे निएंडरथल को सबसे बड़ा दिमाग वाला कहा जाता है, सबसे बड़ा दिमाग, सबसे बड़ा ब्रेन। ठीक है, अब 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस की उत्पत्ति होती है। 25 लाख साल पहले होमो हैबिलस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कहीं भी मिस्टेक हो तो स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, 25 लाख साल पहले होमो हैबिलस की उत्पत्ति होती है। जहाँ होमो शब्द दिखाई दे समझ लीजिएगा कि हमारे क्या हैं वो लोग पूर्व, हम उनके क्या हैं, वो हमारे एंसेस्टर, हमारे क्या हैं वो पूर्वज हैं, होमो हैबिलस। और क्या होता है कि होमो हैबिलस के बाद 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस की उत्पत्ति होती है। और क्या होता है कि जब होमो सेपियंस की उत्पत्ति होती है, और हम बता दें कि इंसान के इतने विकास होने के कारण क्या है कि क्या होता है कि जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है, जो 2 भाग में बटे निएंडरथल थे, होमो हैबिलस थे, ये लोग बहुत कमज़ोर थे। ये कमज़ोर मानसिक ठीक थे, लेकिन ये क्या थे, दौड़ने की प्रक्रिया में तेज भाग नहीं सकते थे। क्या हो सकते थे? तेज भाग नहीं सकते थे। इनका आसानी से शिकार किया जा सकता था और अन्य जीवों द्वारा इनका आसानी से शिकार कर दिया जाता था। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, ये झुंड में रहने लगे। क्या होता है, ये झुंड में रहने लगे। अब क्या होता है कि 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस की उत्पत्ति होती है। जब क्या होता है कि आपको बता दें कि इंसान के, अगर हम ऐतिहासिक विकास क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक विकास क्रम के पीछे यह था कि इंसान का 2 हाथों का फ्री हो जाना। और 2 हाथों का फ्री हो जाना ये सबसे बड़ा एक क्या होता है कि आपके एक टर्निंग पॉइंट होता है इतिहास में, एक विकास क्रम में टर्निंग पॉइंट होता है। पहले क्या थे, हम लोग 2 हाथ जो भी थे, तो क्या होता, हम उसे चलने की प्रक्रिया में यूज़ किया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे 2 हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस काम के लिए अन्य, इस हाथ को, इस अंग को किसी अन्य काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो क्या होता है कि होमो सेपियंस जो थे 3 लाख से पहले, फिर क्या होता है 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले, ठीक है, 70,000 साल पहले होता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। क्या होता है? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन मतलब कि जब इनकी जो मानसिक शक्तियाँ धीरे धीरे का हाथ खाली रह गया, अब ये लोग ग्रुप में रहने लगे, तब इनके अंदर क्या होता है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होता है, जो कि इन लोगों के अंदर इमेजिनेशन क्षमता बढ़ जाती है। इमेजिनेशन करने की क्षमता आ जाती है, जिसे हम कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन करने की क्षमता। और साथ साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस का विकास, मेमोरी में भी विकास हुआ। मेमोरी भी इन लोगों को क्या होता है, जैसे कि अपना ही हम सोच लें, क्या होता है, जानवरों की मेमोरी उतनी यादें नहीं रहती, उनको याद करने की क्षमता उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन इंसानों में क्या होती है, याद करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और साथ ही एक लेयर बाई लेयर याद करने की क्षमता होती है, एक प्रक्रिया के अनुसार एक लेयर बाई लेयर। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर याद किए तो क्या होता है, कुछ कैसे एक इससे पहले देखे थे, इसके बाद देखे थे, इन सब चीज़ एक प्रोसेस के अनुसार हम देखते हैं और याद करने की प्रोसेस होती है। उसी तरह से अब धीरे धीरे क्या होता है, अब यहाँ पर जब लोगों को सोसाइटी बना, फैमिली बनी, अब उसके लिए लैंग्वेज बनेगा, इन सभी चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, कब? 70,000 साल पहले क्या होता है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि अब हम लोग आगे चलते हैं कि आप लोगों को पता होगा नियोलिथिक एज। ठीक, इसके ऊपर लिख लीजिए।
इसे मिटाते हैं। ठीक है, ये वो हमारा ऐतिहासिक विकास क्रम। अब देखिए कैसे फिलोसफी का विकास होता है, दर्शन का विकास होता है। देखिए कि जब क्या होता है 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले नियोलिथिक एज, लिथिक एज, हम जिसे क्या कहते हैं कि कृषि क्रांति। नियोलिथिक एज में क्या होता है, कृषि क्रांति होती है। तो आपको पता होगा कि एक कविता हम लोग बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कविता है जो कि गोली खाकर एक के मुंह से, जो कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। तो क्या होता है कि जैसे कि पढ़ते होंगे आप लोग कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पहले के दो क्या हुए थे, पेट भरे हुए थे। क्या हुए थे, पेट भरे हुए थे। तो आपको पता होगा कि हम एक चीज़ समझाने चाह रहे हैं कि आपके अंदर जिस चीज़ की झझक होगी, आपके क्या होंगे, पेट भरे नहीं रहेंगे। तो आपके अंदर और भूख रहिएगा तो अंदर क्या के मन में भी भूख के ही विचार, रोटी के ही विचार आएंगे, न कि दर्शन के विचार आएंगे, न कि ज्ञान के विचार आएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है कि 10,000 साल पहले क्या होता है, नियोलिथिक एज में कृषि क्रांति होती है। तो आप लोग को पता हो गया कि जब क्या हुए कि एक क्या होता है कि लोगों का हाथ खाली हुए, लोगों ने कोग्निटिव रिवोल्यूशन, 70,000 साल पहले कोग्निटिव रिवोल्यूशन होता है। कोग्निटिव रिवोल्यूशन में क्या होते हैं, लोग साथ रहना स्टार्ट करते हैं, फैमिली बनाते हैं, सोसाइटी का निर्माण होता है, लैंग्वेज बनाते हैं। और साथ ही अब क्या होता है कि 10,000 साल पहले कृषि क्रांति होती है। आपको बता दें जब क्या होता है कि जब कृषि क्रांति होती है तो अब धीरे धीरे लोग के अंदर जब पेट भर जाता है, तो हमने क्या कहा, जब पेट भर जाते हैं तो मन के अंदर विचार भी आने लगते हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि जब पेट भर गए तो इन लोगों के मन के अंदर क्या होने लगे, विचार आने की शुरुआत हुई। आप लोग को बता दें कि दुनिया की हम बात करें और यूरोप में हम बात करें तो 2800 साल पहले, ठीक है, तो उधर हम बात करें कि यूरोप का पहला दार्शनिक का नाम था थेल्स। वेस्टर्न दार्शनिक जो है थेल्स था। क्या था, थेल्स। आपको भी कब का, 6th सेंचुरी BC का, 6th सेंचुरी BC का। अब सोच लीजिए कि 6th सेंचुरी BC का, यहाँ पर क्या होता है कि नियोलिथिक एज होती है तो पेट भर गया, पेट भर गया। तो जब पेट भर गया तो अब क्या होगा, पेट भरा तो फुर्सत मिली। क्या हुआ, फुर्सत मिली। तो फुर्सत मिलेगी तो क्या होंगे, दर्शन के विकास होंगे। जैसे आप लोग अपने में सोच लीजिए, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग को 24 घंटे टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है, रात दिन मिला क्या करते हैं 24 घंटे। हम लोग अपने भरपूर नींद लेने के बाद क्या, 8 से 9 घंटे नींद लेने के बाद भरपूर से भरपूर 8 से 9 घंटे टाइम निकालना है आप लोगों के लिए। क्या होता है, 8 से 9 घंटे टाइम नींद लेने के बाद और 2-4 घंटे अपने दोस्तों से बात करने के बाद, गपशप करने के बाद ना, व्हाट्सएप चैटिंग करने के बाद क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं और कभी खाली से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या पेट भरे हुए होते हैं, ठीक, खाना वाना खाओ कर आराम से बैठे रहते हैं जब, तो क्या होता है कि हमारे मन में विचार आते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, दुनिया किसके द्वारा बनाया गया, आखिर दुनिया क्या फिर से हम मरेंगे तो फिर पुनर्जन्म होगा कि पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना क्या होता है कि दर्शन है। अगर वहीं आपके पेट भरे नहीं हुए होते तो आप क्या सोचते कि भोजन कहीं से मिल जाए। तो उन सब ये सब क्या होता है, पेट भरा आपके मानसिक में क्या, दिमाग में क्या लगे, दर्शन आने लगे, नए नए विचार आने लगे। तो वही बात है कि थेल्स, वेस्टर्न का पहला दार्शनिक कौन था, थेल्स था 6th सेंचुरी में, ठीक है। अब वहीं भारत में क्या है
कि उस समय क्या है कि भारत क्या है कि दर्शन के मामले में वेस्टर्न से बहुत आगे है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ का पहला दर्शन 6th सेंचुरी में होता है। उस समय बुद्ध और महावीर क्या थे, बुद्ध और महावीर हमारे समाज में बहुत देख सकते हैं उसे अपने दर्शन दे रहे थे, ठीक है, 6th सेंचुरी BC में दर्शन दे रहे थे। लेकिन साथ ही उससे भी पहले क्या था कि वो क्या कर रहे थे, जो वेद का कटाक्ष भी कर रहे थे। तो इसका मतलब कि कईयों सौ साल पहले हमारे यहाँ क्या होता, दर्शन का विकास कर्म हो चुका था। तो अब सोच लीजिए कि दुनिया का पहला दर्शन का विकास कर्म भारत में हुआ था, ये हमें पता चला। अब हम लोग जानते हैं फिलोसफी, अब यहाँ तक हुआ। अब दर्शन का क्या होता है, विकास कर्म होता है। तब हम लोग देखेंगे कौन थेल्स हुए, चाहे सुकरात हुए, चाहे अरस्तु हुए, चाहे प्लेटो हुए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेराक्लिटस हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग दर्शन के में पढ़ना है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों के अंदर जाना नहीं चाहते, हम लोग जाना है इथिक्स की ओर, ठीक। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए दर्शन का विकास होता है। और दर्शन क्या होते हैं, दर्शन के 6 भागों में बांट कर देखते हैं। दर्शन क्या कहता है, 6 भागों में बांटते हैं। तो मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र और तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। अभी हम लोगों ने जितना देखा ये क्या था, दर्शन के पीछे का इवोल्यूशन था, विकासवाद की प्रक्रिया थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर तत्व मीमांसा होती क्या है। तो हम इससे पहले दर्शन क्या होता है हम उसे लिख लें, ठीक है। तो पढ़ लिखिए, लिखवाते हैं हम, इसे मिटाया जाता है। नीति शास्त्र जिसे नैतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। इसमें मानवीय व्यवहार के या क्रियाकलापों के सही एवं गलत होने या अच्छा या बुरा होने इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। चर्चा की जाती है, ठीक है। हमारा नीति शास्त्र का डिफाइन, ठीक। अब हम लोग जानते हैं नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो हम लोग सबसे पहले तो नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो हम लोग समझते हैं दर्शन क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दर्शन, फिलोसफी।
पाइथागोरस को फिलॉसफी शब्द का जनक माना जाता है। यह दो ग्रीक शब्दों से फिलीन एवं सोफिया, जो अभी हम समझाए हुए हैं ना, फिलीन और सोफिया वही चीज़ है, से मिलकर बना है, जहाँ फिलीन का अर्थ होता है, फिलीन का अर्थ है प्रेमी और सोफिया का अर्थ है बुद्धिमत्ता। या ज्ञान भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। इसलिए इस शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है ज्ञान का प्रेम, इसमें कला, विज्ञान, धर्म, चिंतन, योग्य विचार संबंधित है। सभी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक। अब हम लोग देखें तो क्या होता है कि यहाँ तक कि हमने क्या कहा, नीति शास्त्र जिसे नैतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, नैतिकता की बात करता है, मॉरलिटी की बात करता है। साथ ही क्या होता है कि जैसे कि नीति शास्त्र हम लोग पढ़े भी होंगे पहले, क्या था कि एक मोरल सब्जेक्ट चलता था, अब पढ़े मोरल साइंस के रूप में जानते थे हम लोग। उसमें अनेकों प्रकार की कहानियाँ दी होती थी। एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बीच सड़क पर कोई ईंट गिरा हुआ है तो आप उस ईंट को क्या कीजिएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे उस जब कहानी ख़त्म होती है तो वही सब क्या है, एक नीति शास्त्र से जुड़े प्रश्न हैं या नीति शास्त्र से जुड़ी कहानियाँ हैं। तो वही चीज़ बात कहा जा रहा है कि दर्शन के रूप में जाना जाता है, नैतिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। क्या, नैतिकता के रूप में जाना जाता है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ये किसकी शाखा है, फिलॉसफी की। हमने क्या कहा, किसकी शाखा है, फिलॉसफी की शाखा है। ठीक है। और इसमें मानवीय व्यवहार, इसमें मानव के व्यवहार को लेकर तथा क्रियाकलापों के सही एवं गलत होने का, अच्छा या बुरा होने का, मतलब कि मानव के व्यवहारों के तथा उनके क्रियाकलापों के अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है। नैतिक शास्त्र क्या है, मानवीय क्रियाकलापों के अच्छे बुरे
ना उन पर उनके मुद्दे पर चर्चा की जाती है। ठीक, अब क्या है, नीति शास्त्र का जो विकास है वो किससे हुआ है? नीति शास्त्र जो है वो किसकी शाखा है? वो फिलोसफी की शाखा है, दर्शन शास्त्र की शाखा, मतलब दर्शन की शाखा है। तो पहले हम जानते हैं दर्शन किसे कहते हैं। इसके लिए हम पहले ही पिछले में देख चुके हैं दर्शन किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस को हम फादर ऑफ फिलोसफी के रूप में जानते हैं, जो पाइथागोरस, जो मैथ में आप नाम सुने होंगे। तो पाइथागोरस फिलोसफी शब्द का जनक माना जाता है। यह दो ग्रीक शब्द फिलीन और सोफिया से मिलकर बना है। ये क्या होता है? फिलीन और सोफिया से मिलकर बना है, जो कि फिलीन का अर्थ होता है प्रेमी। फिलीन का अर्थ होता है क्या? प्रेमी। और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि बुद्धिमता से प्रेम, ज्ञान से प्रेम। और ज्ञान का प्रेम क्या हो, वो अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म इत्यादि या चिंतन के क्षेत्र हो, या चाहे विचारधारा के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान को, प्रेम, ज्ञान के प्रेम को, ज्ञान से प्रेम को, बुद्धिमत्ता से प्रेम को हम लोग क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा नीति शास्त्र और दर्शन की परिभाषा। आपको हम बता दें, दर्शन को 6 भागों में बांटते हैं। हमने क्या देखा है अभी, हम फिलहाल तुरंत देखे हैं, जिससे हम लोग तत्व मीमांसा कहते हैं, एक को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, एक को कहते हैं नीति शास्त्र, एक जो कि हम लोग इथिक्स पढ़ने वाले हैं, एक को कहते हैं सौंदर्य शास्त्र, एक को कहते हैं तर्क शास्त्र, एक को कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। और साथ ही जब हम लोग क्या करते हैं, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, तो हम उसे कहते हैं मूल्य शास्त्र। और मूल्य शास्त्र क्या होती है, नीति शास्त्र क्या होती है, तत्व मीमांसा क्या होती है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं तत्व मीमांसा क्या होती है, तत्व मीमांसा के भी क्या अन्य कोई और भाग होते हैं। ठीक, इसे हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, पहले इसे लिख लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्व मीमांसा, हम जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक है, तत्व मीमांसा। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। जो अस्तित्व की प्रकृति, समझने का प्रयास करती है। अगर हम सरल शब्दों में समझें, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा हमारे आसपास के, हमारे आसपास की भौतिक
दुनिया की वास्तविकता और उसके कारण समझने का प्रयास करती है। ठीक, आधुनिक विज्ञान से पहले विकास से पहले वैज्ञानिक प्रश्नों को तत्व मीमांसा के रूप में देखा जाता था। जिसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति ने इसे प्रयोगों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित विषय बना दिया। और 18वीं सदी आते आते इसे विज्ञान कहा जाने लगा। इसके बाद पाश्चात्य दर्शन का मतलब ही होता है फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन में तत्व मीमांसा मन और शरीर के बीच के संबंध इत्यादि जैसे गैर अनुभव जैन विषयों की व्याख्या करने का विषय बनकर रह गया। ठीक है, एक क्या होता है कि देखिए हमने क्या कहा कि हर सब्जेक्ट की, हर विषय की जननी क्या है,
फिलॉसफी है। और हम न्यूटन की भी बात करें, न्यूटन क्या होता है कि न्यूटन द्वारा जब सोचा जाता है कि फल जो है, जो सेब जो है वो धरती पर ही क्यों गिरा, तो क्या है क्यों गिरा, मतलब कि इसके पीछे क्या है, हम कह सकते हैं उसके अंदर दर्शन की अनुभूति, मतलब कि क्यों गिरा, ये धरती पर ही क्यों गिरा, इसके पीछे कारण क्या है। तो इन सब जब वो क्या होता है सिद्धांतों द्वारा, प्रयोगों द्वारा साबित कर दी जाती है तो क्या होते हैं, वो विज्ञान के अंतर्गत कर दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें, वहीं कहा जा रहा है यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो अस्तित्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करती है। मतलब कि प्रकृति में किन चीज़ों का अस्तित्व है और किन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, उन सभी चीज़ों का समझने का प्रयास करती है। मतलब कि अस्तित्व की प्रकृति को, मतलब कि प्रकृति में क्या क्या चीज़ों का अस्तित्व है, क्यों है, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करती है, तो हम उसे तत्व मीमांसा कहते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो है, हम बता रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए इन सब चीज़ों को। जैसे कि आते हैं, दो शब्द आते हैं, डायथिज्म, ठीक है, एक आता है पैंथिज्म और एक आता है पेनेंथिज्म। पैंथिज्म एक आता है पेनेंथिज्म, ठीक, एक आता है डायथिज्म, पेनेंथिज्म और पैंथिज्म। इन सब चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि अगर हम सरल शब्दों में समझे, तत्व मीमांसा हमारे आसपास के भौतिक दुनिया, जो हमारी भौतिक दुनिया है, जो हमारा दुनिया है, उन सभी चीज़ों में, उन सभी के अंतर्गत जो भी चीज़ें, उनकी घटनाएं घट रही हों, तो हम लोग क्या कहते हैं भौतिक दुनिया की वास्तविकता। वास्तविक क्या है, जैसे कि हमने क्या कहा, सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा, तो तब तक वास्तविक दुनिया को, वास्तविक क्या है, मतलब कि भौतिक दुनिया में वास्तविक क्या है, उस कारण को समझने का प्रयास करती है, उसके पीछे कारण क्या है, वो चीज़ों को समझने का प्रयास करती है, हम उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। अब हम आसान शब्दों में कहें तो क्या है कि एक मेटाफिजिक्स, जो कि हम लोग पहले क्या था कि मेटाफिजिक्स क्या था, साइंस का ही भाग था, मेटाफिजिक्स से निकल कर विज्ञान बना, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है आगे चलकर, देखिए हमने खुद लिखा हुआ है कि आधुनिक विज्ञान के विकास से पहले वैज्ञानिक प्रश्नों का तत्व मीमांसा के रूप में देखा जाता था, जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। क्या कहते थे, नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। मतलब कि हम लोग देखें आधुनिक समय जब क्या होता है 18वीं सदी में क्या होता, 18वीं सदी के आते आते, 17वीं 18वीं सदी के आते आते विज्ञान की खोज नहीं हुई रहती है, तो उस समय, उससे पहले हम लोग क्या करते थे कि विज्ञानों का अध्ययन भी हम लोग क्या कहते हैं मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही करते थे। लेकिन क्या होता है जब उसे हम मेटाफिजिक्स के अंतर्गत करते थे, जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे, प्राकृतिक दर्शन कहते थे। लेकिन क्या होता है जब वो क्या होता है धीरे धीरे वो समय के अनुसार क्या होते हैं प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिए जाते हैं, सिद्धांतों द्वारा सिद्ध कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या विज्ञान का एक प्रोसेस, एक सिद्धांत का एक प्रोसेस के अनुसार, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस, जिससे कि हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। तो वो क्या है, ये भी क्या है कि जो प्रोसेस है, जो विज्ञान सिद्धांतों द्वारा सिद्ध कर दी जाती है, वो तत्व मीमांसा, मतलब कि नेचुरल फिलॉसफी से हटाकर वो क्या होता है कि विज्ञान की पद्धति की वहीं से शुरुआत होती है। देखिए लिखे भी हैं, हालांकि वैज्ञानिक पद्धति ने इसे प्रयोगों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित विषय बना दिया। मतलब कि नेचुरल फिलॉसफी को प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर हम इसे क्या कर दिया गया, व्यवहारिक अनुभव पर आधारित बना दिया। लेकिन 18वीं सदी के आते आते इसे विज्ञान कहा जाने लगा। अब क्या होता है जब अलग कर दिया गया, तब क्या होता है धीरे धीरे 18वीं सदी के आते आते इसे विज्ञान नाम दे दिया गया। लेकिन अब भी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम लोग वही चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें जैसे कि हम लोग कहा जाता है कि आपको पता है डेमोक्रिटस तथा अन्य दार्शनिकों द्वारा कहा गया कि जो हमारे पृथ्वी पर जो निर्माण का, जो कि भौतिक से जितनी भौतिक चीज़ें सबसे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अणु, एटम। तो एटम का विकास क्रम जो है, तो एटम से बने हुए। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज हो चुकी है, और सब क्या हो सके, वो सब दर्शन के भाग थे, ठीक, नेचुरल फिलॉसफी के भाग थे। तो अब क्या होता है कि जब दर्शन के भाग थे, जब खोज होती है, अब आधुनिक समय में अब क्या होता है जब खोज होती है कि एटम में भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों का सैद्धांतिक या अनुभव द्वारा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है, ठीक। जब अनुभव द्वारा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो अब क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि अब मेटाफिजिक्स के अंतर्गत अब तो पता होगा कि दुनिया ऐसे बनी, भौतिक चीज़ ऐसे बनी, इन प्रक्रियाओं का
लेकिन आखिर क्यों बनी, कैसे बनी, इसके पीछे अब कहते हैं कि शरीर इनसे बनी है, आत्मा से बनी है। आत्मा से क्यों बनी है, क्यों का आंसर क्या होता है, वहीं क्या होता है कि दर्शन कहलाता है, पता ही होगा। तो वहीं कहा जाता है कि जब इसके बाद पाश्चात्य दर्शन, मतलब पाश्चात्य दर्शन मतलब फिलोसफी की बात की जा रही है। पाश्चात्य दर्शन तत्वमीमांसा मन और शरीर के बीच के संबंध को, मतलब कि मन और शरीर के बीच के संबंध को अध्ययन की जाती है और गैर अनुभव जन विषयों की व्याख्या करने के विषय बनकर रह गया। मतलब कि जिन विषय को क्या किया, मतलब कि हमने क्या लिखा, जिन इत्यादि जैसे गैर अनुभव जन विषयों को, मतलब कि क्या किया जा सकता है, जिन विषयों को, जिन सिद्धांतों को व्याख्या नहीं की जा सकती, जिन सिद्धांतों को सिद्ध नहीं किया गया, वो सब क्या रह गए, वो तत्वमीमांसा के भाग बनकर रह गए। लेकिन जिन चीज़ों को और उसमें से भी सिद्ध कर दिया जाता है, वो भाग क्या होते हैं, साइंस के भाग बन जाते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा कि क्या होता है, डेमोक्रिटस क्या था, एक दार्शनिक था, उसने क्या कहा, शरीर भौतिक जितने भी चीज़ों का अणु से बने हुए हैं वो दर्शन के विचार है। लेकिन जब उसे हम सिद्ध कर देते हैं तो हम उसे फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो एटम कहते हैं, अणु कहते हैं। अब क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ने लगते हैं हम लोग उसी के अंतर्गत। इन सभी चीज़ों का क्या, इस साइंस के भाग हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें न्यूटन ने क्या किया कि कहा कि न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। अब गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई तो क्या होता है कि वो क्या था कि उसने सोचा कि सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा, एक मन में क्या, एक दार्शनिक भाव, एक दार्शनिक विचार आया, दर्शन का विचार आया। लेकिन जब उसे सिद्धांतों द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, विज्ञान की कैटेगरी, फिजिक्स की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक, अब क्या, अब वही बात है जो कि सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनुभव से विषयों को व्याख्या नहीं की जा सकती, हम उसे मेटाफिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। ये चीज़ है मेटाफिजिक्स। अब क्या होता है, मेटाफिजिक्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से, एक होता है कि ऐसे तो मुख्यतः 2 ही भाग मिलते हैं। एक भाग मतलब 3 भाग होता है, लेकिन कहीं कहीं 2 ही भाग पढ़ने को मिलते हैं। एक को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, एक को कहते हैं थियोलॉजी या ओनोलॉजी। ठीक है, ओंटोलॉजी। एक को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, एक को कहते हैं ओंटोलॉजी, या कहीं कहीं थियोलॉजी मिलता है, और कहीं कहीं इसे हम जैसे कि कॉस्मोलॉजी को सृष्टि मीमांसा कहते हैं या ब्रह्मांड मीमांसा कह सकते हैं आप। अब क्या होता है, थियोलॉजी को ईश्वर मीमांसा कहते हैं, या हम लोग सत्ता मीमांसा कह सकते हैं, ईश्वर मीमांसा या सत्ता मीमांसा कह सकते हैं। एक आता है मनोविज्ञान, हम इसे कहते हैं साइकोलॉजी। क्या होता है, PSYCHOLOGY, हम जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। ऐसे मुख्यतः हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। हम मनोविज्ञान को अलग से देख लेंगे, ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसे मिटाते हैं, इसे लिख लीजिए पहले, तब हम समझते हैं कि कॉस्मोलॉजी और ओंटोलॉजी में क्या अंतर है, क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आएगा तत्वमीमांसा क्या होती है। अब हम समझते हैं ओंटोलॉजी और कॉस्मोलॉजी और ओंटोलॉजी क्या होते हैं। इसे मिटाते हैं हम लोग, इसे लिख लीजिए पहले। हमने क्या कहा, तत्वमीमांसा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, एक को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, एक को कहते हैं थियोलॉजी या ओंटोलॉजी,
एक को कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कॉस्मोलॉजी, क्या होता है थियोलॉजी और क्या होता है साइकोलॉजी। तो एक चीज़ हम मुख्यतः ये तो इतना देखने को नहीं मिलता है जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान एक अलग ही विषय है, ठीक है। हम इसे यहाँ पर देखने प्रयास नहीं करेंगे, हम इसे मुख्यतः दो ही देखते हैं, ठीक। हम उसे एक अलग से देखेंगे कि एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग इस पर क्वेश्चंस को ढूंढ कर लाइएगा, तब जब हम लोग कल उसके आगे चर्चा की जाएगी। पहले हम लोग देखते हैं कॉस्मोलॉजी क्या होती है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विकास, उसकी संरचना, एवं उसके अंतिम परिणाम को समझने का प्रयास करती है। यह समझने का प्रयास करती है, यह समझने का प्रयास करती है कि कौन से प्राकृतिक नियम इसे क्रम में बनाए रखते हैं, इसे क्रम में बनाए रखते हैं, ठीक। ओंटोलॉजी इसमें उन अवधारणाओं को अध्ययन किया जाता है जो अस्तित्व अस्तित्व इत्यादि संबंधित हो, जो अस्तित्व इत्यादि से संबंधित हो। हम इसे कह सकते हैं वास्तविकता का सिद्धांत है। It is theory of reality. अब देखिए क्या होता है कि हमने क्या कहा कि जो कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं छोटे शब्दों में दुनिया कैसे बनी और किसने बनाई।
दुनिया कैसे बनी और किसने बनाई? दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई और किसने बनाई। ठीक है, हम इन सभी प्रश्नों पर जब विचार करते हैं हम इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। चाहे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्तर पर बात करें, चाहे उसके विकास की बात करें, उसकी संरचना पर बात करें, उसके अंतिम परिणाम को लेकर बात करें, यह समझने का प्रयास करती है कि कौन प्राकृतिक के नियम, ये जो प्राकृतिक के नियम हैं, जैसे कि आप लोग पता होगा आइंस्टीन द्वारा कहा गया था, एक कथन है कि ईश्वर जरूर गणितज्ञ होगा, क्योंकि दुनिया को इस तरह से व्यवस्थित से बनाया गया। उनका कहने का तात्पर्य था ईश्वर ने दुनिया को इस तरह इस व्यवस्थित रूप से बनाया है, ईश्वर जरूर गणितज्ञ होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब मेरा बात नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, आप मानते हो ठीक है, मतलब कि अपने अपने विचार, मतलब उनके विचार उन कोटेशन के रूप में यूज करते हैं हम यहाँ पर अभी। तो क्या होता है कि उस चीज़ों को बताते हैं कि ईश्वर ने जितनी व्यवस्थित रूप से दुनिया बनाई है वह जरूर गणितज्ञ रहा होगा। मतलब कि जिन चीज़ों को हम लोग प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, वो सब क्या होते हैं, वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है ओंटोलॉजी, या हम इसे थियोलॉजी कह सकते हैं, हम इसे थियोलॉजी कह सकते हैं, हम इसे हिंदी में कहते हैं ईश्वर मीमांसा, हम इसे हिंदी में ईश्वर मीमांसा कहते हैं, ईश्वर मीमांसा। ठीक, हम उसे कह सकते हैं सृष्टि मीमांसा, कॉस्मोलॉजी को सृष्टि मीमांसा। ठीक है, वही चीज़ है, यह कहता है कि यह वास्तविकता के सिद्धांत पर बल देता है। कौन? थियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी या थियोलॉजी। हम इसके ईश्वर से जुड़े प्रश्न, इससे क्या होते हैं, इसमें ईश्वर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, ईश्वर से जुड़े प्रश्न, और उसमें क्या होते हैं कि दुनिया किसने बनाई, दुनिया किसने बनाई कॉस्मोलॉजी। जैसे कि एक हमने दो शब्द का यूज किया, डायथिज्म, डायथिज्म, पेंथिज्म, थिज्म, एक होता है पेननथिज्म, पेननथिज्म। मतलब कि डायथिज्म मतलब होता है ईश्वर संसार से परे है, डायथिज्म होता है ईश्वर संसार से परे है, क्या है, परे है। पेंथिज्म मतलब होता है ईश्वर संसार में है, पेंथिज्म मतलब होता है ईश्वर संसार में है, और पेनंथिज्म होता है संसार में भी है और परे भी है। मतलब कि ईश्वर क्या है, संसार में भी है और परे भी है। तो क्या होता है कि वही चीज़ का दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, और ये ईश्वर से जुड़े प्रश्न पूछते हैं ओंटोलॉजी। जैसे कि इसमें उन अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है जो अस्तित्व हो, जो वास्तविकता हो। यहाँ पर क्या होता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर, इट इज़ थ्योरी ऑफ रियलिटी पर बल दिया जाता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है थियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और उसमें कहता है कॉस्मोलॉजी में वो उत्पत्ति के स्तर पर विकास कैसे हुआ, इसकी संरचना कैसे हुई, व्यवस्थित रूप से कैसे चल रही है संरचना, प्राकृतिक ने इसे क्या चीज़ कैसी नियम बनाई है, जो क्रम में किस क्रम में बनाया हुआ है कि जो व्यवस्थित रूप से एक क्या हो रहा है, संसार संचालित हो रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग देख लिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है ज्ञान मीमांसा। चाहे हम ज्ञान मीमांसा थे, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, ठीक, हम इसे मिटाते हैं। ज्ञान मीमांसा, अभी हम लोग इथिक्स की ओर गए नहीं है, ठीक है, हम लोग इथिक्स की ओर गए नहीं है। एथिक्स हम लोग क्या होता है, जैसे कि हमने क्या कहा, फिलोसफी के अच्छे भाग में बैठे थे, तो हम लोग तत्व मीमांसा देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं किसको देखने, ज्ञान मीमांसा को। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक,
ज्ञान के सिद्धांत पर बल, ज्ञान के सिद्धांत पर बल। इट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? लोग क्या जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं? उसी तरह से एक तर्क शास्त्र है, ठीक, जिसे हम लॉजिक कहते हैं। हम इसे तार्किक विचारों का विज्ञान कहते हैं। तार्किक विचारों का विज्ञान, तार्किक विचारों का विज्ञान। हम इसे कह सकते हैं या सही विचारों या तर्कों का अध्ययन, विचारों या तर्कों का अध्ययन, तर्कों का अध्ययन। एक होता है सही तर्क के दो भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। एक को कहते हैं आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, एक को कहते हैं निगमनात्मक तर्क। ठीक, उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से सामान्य तर्क निकाला जाता है, सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। सिद्धांतों एवं स्वयं सिद्ध तथ्यों के आधार पर पहुंचना, ठीक। अब देखिए क्या होता है ज्ञान मीमांसा, ठीक है। हमने ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, जिससे ज्ञान के सिद्धांत पर बल। क्या होता है? एक आता है कि ज्ञान के सिद्धांत पर बल। ज्ञान मतलब क्या? हम पूछते हैं कि आखिर ये दुनिया है क्या चीज़, आखिर दुनिया व्यवस्थित रूप से क्यों है। हमारे जो मन, हमारे अपने आप होने का एहसास कि हम हैं, हमको हम होने का एहसास ऐसी कौन सी चीज़ है दिलाती रहती है। क्या जो हमारा भौतिक शरीर है वो हमें ऐसी कौन सी, हमारे भौतिक से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हम होने की दर्शाया करती है कि हम हैं। इन सब चीज़ों को ज्ञान क्या है? ज्ञान
ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, और साथ ही लोग क्या जानते हैं, लोग क्या जानते हैं। इसी के आधार पर हमारा एक याद पड़ता है कोटेशन है कि बहुत सुकरात द्वारा दी गई कोटेशन है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कम जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ, और जानना यही है कि मैं कम जानता हूँ, जानना यही है कि मैं बहुत कम जानता हूँ। कि क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा, जैसे कि हम क्या कहते हैं लोग क्या जानते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा, सुकरात के कोटेशन को याद दिलाया कि बहुत कम लोग हैं कि वे कम जानते हैं, बहुत कम लोग हैं कि वे बहुत कम जानते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, और जानना यही है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो उसी तरह से मैं कैसे जानता है, हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे प्रश्न जहाँ पर एक क्या होता है कि एक जिज्ञासा भरी प्रश्न आप लोग के अंदर क्या होगा कि आप लोग पूछा जाए कि हम कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि हम जानते हैं। ऐसी कौन चीज़ हमें याद दिलाती है कि हम हैं। इन सब क्या है, हम कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ठीक। इन सब चीज़ों का हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि ऐसे सारे प्रश्न सभी के विचारों, सभी के मन के मस्तिष्क के अंतर्गत आते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है तर्कशास्त्र, हम नीति शास्त्र की ओर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि नीति शास्त्र के लिए तो क्लास चलेगी ही, पूरी क्लास तो नीति शास्त्र में चलने वाली है। हम थोड़ी थोड़ी सही चीज़ों पर बात कर लें, ठीक है। हम फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, बस शब्दों को थोड़ा जान लेते हैं जो कि हम पढ़ने में सहायक होगी। तर्कशास्त्र तार्किक विचारों का विज्ञान क्या है, ये तार्किक विचारों का विज्ञान है जहाँ पर तर्क के आधार पर हम लोग सही निष्कर्ष तक पहुँच सकें। क्यों, देखिए हम लोग तर्क के होते हैं, एक होता है कि एक क्या होता है कि सभी तर्क के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक सही पक्षों को देखना, ठीक है, और सही निष्कर्ष निकालना, वहीं क्या होता है तर्क होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कहते हैं तर्क हुआ, एक वितंडा भी होता है। वितंडा में होता है कि अलग अलग मतलब कि शब्दों को घुमा फिरा के इधर से उधर बातें करना और उसका निष्कर्ष एक अच्छे निष्कर्ष तक न पहुंचना। तर्क में होता है एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचना भी। वहीं कहा जा रहा है कि तार्किक विचारों का विज्ञान और सही विचारों का तर्कों का अध्ययन। हम लोग क्या कर सकते हैं, सही विचारों पर तर्क करें और उसके साथ साथ अच्छे से सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखते हुए हम लोग क्या करें, सही निष्कर्ष निकालें। तर्क शास्त्र जो होते हैं उन्हें दो भाग में बांटते हैं, जैसे कि आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क हम उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक, आप हमसे क्यों पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ते हैं आप वहाँ पर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक होता है कि एक हम लोग जानते हैं कि पहला कोई भी कारण हो, कुछ अन्य कारण हो या ना हो, पहला इकोनॉमिकली कंडीशन, ठीक है, और दूसरा चीज़ एक होता है कि पढ़ाई की व्यवस्था। क्या होता है कि वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सिलेक्शन कितने हुए, तो क्या होता है वहीं हमने बताया कि उदाहरणों के माध्यम से हमने वहाँ पर इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया। हमने क्यों वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों की सिलेक्शन हुई है। तो हमने क्या उदाहरणों के आधार पर क्या करना, निष्कर्ष निकालना, क्या कहलाता है आगमनात्मक तर्क। उदाहरण के आधार पर उस व्यक्ति ने क्या किया, पढ़ा लिखा, वहाँ पढ़ा लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो पढ़ता है उसका नौकरी होती है, उसकी सफलता मिलती है, तो हम उससे क्या कहते हैं, हम उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आगमनात्मक तर्क। मतलब कि ए ने पढ़ाई की उसे वो भी सफल हो गया, बी ने पढ़ाई की वो भी सफल, सी ने भी पढ़ाई की, टू जेड ने पढ़ाई की, जैसे कि सभी लोग सफल हो गए। उसी तरह से आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जो पढ़ता है वो सफल हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क का मतलब होता है सिद्धांतों एवं स्वयं सिद्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना। मतलब कि सिद्धांतों के आधार पर, सिद्ध के आधार पर, स्वयं सिद्धि के आधार पर, अनुभव के आधार पर क्या होना, तर्कों निष्कर्ष तक पहुंचना। जैसे कि हमने क्या कहा कि क्या है कि मनुष्य मरणशील है, मनुष्य क्या है, मरणशील है, ठीक है। अरस्तु एक मनुष्य है, अरस्तु
एक मनुष्य है, ठीक, और अरस्तु की मृत्यु होगी, अरस्तु की मृत्यु होगी, तो ये क्या हुआ, हमारे अनुभव बता रहे हैं, हमारे सिद्धांत बता रहे हैं, क्या है, मनुष्य क्या है, मरणशील प्राणी है, और अरस्तु जो है, अरस्तु एक मनुष्य है, उसका भी क्या होगा, मृत्यु होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, निगमनात्मक तर्क कहेंगे, कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर सिद्ध किए जा सकते हैं, तथ्यों के आधार पर सिद्ध किए जा सकते हैं, तो हम उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे सकते हैं, एक प्रश्न के तौर पर आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। वो प्रश्न है कि समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर, और मनोविज्ञान में अंतर बताएं। ठीक है, इस पर 2 लाइन निकल लाइएगा। कल हम इसी से कल की चर्चा स्टार्ट करेंगे, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर, क्या तीनों विषय जो हों, उन तीनों विषय में क्या अंतर है, क्या समानता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि मेटाफिजिक्स के एक भाग के रूप में मनोविज्ञान को देखते हैं, तो क्या चीज़ें है, जैसे कि दर्शन शास्त्र भी क्या है, दर्शन शास्त्र को हम लोग सभी विषयों की जननी के रूप में जानते हैं, तो उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है और क्या भिन्नताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कल देखकर आइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।